नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या आपको भी अब जहाज़ में उड़ने से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है? और ख़ासकर जब से अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का जहाज़ क्रैश हुआ जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई, या पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड में जिस तरह से एक के बाद एक कई हेलीकॉप्टर क्रैश कर गए, या जिस तरह से रिपोर्ट आई एयर इंडिया की कि जो क्रैश हुआ उसके पीछे जहाज में जो फ्यूल स्विच था उससे छेड़छाड़ की गई जिसकी वजह से हादसा हो गया, क्या उसके बाद से दिल थोड़ा सा घबरा रहा है फ्लाइट की बात सुनकर? और आज इसीलिए मैंने कैप्टन कबीर मलिक को बुलाया। मलिक साहब को इसलिए बुलाया, एक तो 18 साल का तजुर्बा है, हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, जहाज़ भी उड़ाते हैं, एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। सबसे बड़ी खासियत ये कि आज के दौर में पायलट इतना प्रेशर में होता है, कंपनी के प्रेशर में होता है, एयरलाइंस के प्रेशर में होता है कि सच बोल नहीं पाता। ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो कैसे हुई, पायलट चुप रहते हैं। मलिक साहब की खासियत ये है कि ये बोलते हैं, सच बोलते हैं। और इसीलिए आज मैं कैप्टन कबीर मलिक को लाया हूँ कि अंदर की बात जानिए, सारा सच सामने आएगा। कौन सा जहाज सेफ है, कौन सी एयरलाइंस बेटर है हिंदुस्तान में। कैप्टन साहब, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड हैं और जो मुझे ख्याल बोइंग कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं दोस्तों को बताऊं, जिसमें चाइना ईस्टर्न का एयरलाइंस का एक जहाज है, मार्च 2022 में बोइंग 737-800 ये क्रैश कर गया। उसके बाद यही जहाज जो है अलास्का एयरलाइंस में, इसका पूरा दरवाजा निकल गया। जब फ्लाइट जो थी हवा में थी उसी वक्त जहाज का दरवाजा टूट गया। KLM 737 इसका जो है पूरा का पूरा पहिया ही स्किड कर गया, निकल गया। और भी कई क्रैशेज हैं जो हुए हैं, और आखिर में बोइंग का ये जो 787 था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, कई घटनाएं क्रैश की हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि एयरबस जो फ्रांस का जहाज है, एयरबस, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड पिछले 10-15 साल में एकदम क्लीन है। तो क्या एयरबस ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेहतर है बोइंग के बनस्पत, या बोइंग का जो सेफ्टी नॉर्म्स इधर कुछ सालों में नीचे आया है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, और आप तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आपको पता भी है, जब किसी भी चीज को किसी कंपटीशन में उतारा जाता है तो उस चीज को तैयार किया जाता है। और तैयार इसलिए किया जाता है कि जो पहला खिलाड़ी है उसको कैसे कॉम्पिटिट करेगा, इसके लिए तैयार किया जाता है। तो ये जो बोइंग सीरीज है, और जब ये गिरना शुरू हुए हैं, तो आपको याद होगा ये बोइंग जो 789 गिरा है, और पहले और भी 737 गिरे हैं, चाइना एयरलाइंस, साउथर्न एयरलाइन, अलास्का एयरलाइंस, साउथ अफ्रीका एयरलाइंस, तो वो सारे बोइंग एयरक्राफ्ट। तो ये एयरक्राफ्ट को जो उतारा गया था एयरबस 380 के कंपटीशन में उतारा गया था, और इसको इतने आनंद फानन और जल्दबाजी में बनाया गया था कि इनके अपने एम्प्लॉइज ने इसके ऊपर उंगली उठाई थी और इसके खिलाफ केस भी किया था, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया जी। तो जो एयरबस है, एयरबस को बनाया गया था एविएशन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी लाने के लिए, सेफ्टी पर्पस से बनाया गया था कि वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट एयरबस ने कमिट किया था कि हम बना के देंगे जिसके अंदर बहुत कम से कम कैजुअलिटीज और एयर एक्सीडेंट्स होंगे। क्योंकि जब वो दशक चल रहा था, आपको याद हो 1910 से लेके 1970 का जो दशक था, इस दौरान इतने ज्यादा हवाई हादसे हुए थे कि लाखों लोगों ने इसके अंदर जान गंवाई थी। आपको पता हो, जब एयरबस मार्केट के अंदर आई थी, इसने अपना कमिटमेंट किया था, ये ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश हुई थी 1967 के अंदर, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंप्लीट बनके 1970 में तैयार हो गई थी, और इनके एयरक्राफ्ट मार्केट में आना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने सारे सेफ्टी नॉर्म्स को हर तरीके से, कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी तो ये बेली लैंडिंग कहाँ करेगा, पानी में सेफ लैंडिंग कर सकता है, ये ग्रास में भी लैंडिंग कर सकता है, ये जो मड में भी कर सकता है, मिट्टी वाले रनवे पे भी कर सकता है। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था, और इसका सेल बड़ी इतनी मजबूत है फ्यूजलाज कि ये वाटर का इम्पैक्ट ले सकता है, ग्रास का इम्पैक्ट ले सकता है, और इमरजेंसी में लैंडिंग इम्पैक्ट ले सकता है। तो ये इसके कंपटीशन में निकाला गया था, और एयरबस का रिकॉर्ड इसीलिए क्लियर है कि ये बहुत जानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत टेक्निकल साउंड एयरक्राफ्ट है। बोइंग ने अपनी मार्केट लूज करी, वो इसीलिए लूज करी कि उसने कस्टमर्स के ऊपर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने पे उन्होंने ध्यान ज्यादा लगाया, ना कि पैसेंजर्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान लगाया।
और इसकी क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, इनके अपनी एम्प्लॉइज ने इसके ऊपर उंगली उठाई और आज भी ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये मशीनरी इतनी सेफ है एयरबस के मुकाबले या नहीं। जी, आप मलिक साहब पायलट भी हैं, बरसों का आपको तजुर्बा भी है, आपको हेलीकॉप्टर का भी, एयरक्राफ्ट का भी है, आप सिविल एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, सारी घटनाएं उनकी आपने गहराई से खुद छानबीन आप करते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि एयरबस का क्या हम ये मान के चलें कि एयरबस का जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, एयरबस की जो सुरक्षा है, उसका जो ढांचा है, उसका जो इंजन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, क्या हम कह सकते हैं वो बोइंग से बेहतर है या दोनों बराबर के ही टक्कर के हैं, सिर्फ शनिचर भारी है बोइंग का? मैं न्यूट्रली मैं आपको बता रहा हूँ, एयरबस बहुत साउंड एयरक्राफ्ट है, बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है कंपैरेटिवली बोइंग के, जो मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ। मेरी किसी से कोई एनिमिकली कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे लिए दोनों कंपनी बराबर है। मेरे इंडिया में, मेरे हिंदुस्तान में दोनों कंपनी को ओन एयरलाइंस हैं जो चला रही हैं। अभी हादसा हुआ है, इसके अंदर कुछ खामियां हैं, इनके अपने कंपनी वालों ने इस पे खुद उंगली उठाई है। बोइंग अपनी अपनी साख बचाना चाहता है, अपनी गुडविल को मेंटेन करना चाहता है, तो उसको मेंटेन करने का एक तरीका है कि जो इसकी मशीनरीज हैं उसमें जो कमियां हैं उसको अपग्रेड करे, उसको ठीक करे, तभी वो मार्केट में दोबारा आ सकते हैं। मैं उनकी जो लीपा पोती करना शुरू करूंगा और उनकी बढ़ाई करना शुरू करूंगा तो मेरे करने से उनकी मार्केट स्टैब्लिश नहीं होगी। ठीक है जी, मैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए इन कंपनियों को का साथ दूंगा। तो मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं अपने देश के नागरिकों के लिए, चाहे वो बाहर के नागरिकों कुछ हो, उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए मैं इन चीजों को कह सकता हूँ अपने तजुर्बे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कैप्टन साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह की रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया पायलट का दोष है, क्या आप चाहते हैं कि पायलट की दोष की जगह कि साहब पायलट ने जो है वो बटन ऊपर नीचे कर दिया जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो इंजन में गया नहीं और जहाज क्रैश कर गया? तो क्या आपको लगता है कि कंपनी का भी आपको कुछ फॉल्ट लगता है इसमें? जांच होनी चाहिए गहराई से। सर मैकेनिकल कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी आई है, अभी सभी को पता है और आपको भी पता है, ये अभी सिर्फ रिपोर्ट को हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट का क्या कारण है उसका पहला बिंदु उजागर करता है। उस बिंदु के अभी हजारों पहलू हैं जिनके ऊपर भी वर्क होना, इन्वेस्टिगेशन होना, रिसर्च होना बाकी है। अभी और रिपोर्ट्स आने दीजिए, तभी हम इसके किसी कंक्लूड और आखिरी पहलू पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बिरादरी, अपनी फैमिली के एविएशन मेंबर्स के ऊपर एलिगेट करूंगा तो ये बिल्कुल इनजस्टिस होगा, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो परमात्मा पिता के चरणों में है, इस दुनिया में नहीं है। और उनके परिवार को ये बातें कह के मैं आघात नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। कैप्टन सब्बरवाल बहुत ही होनहार, बहुत ही काबिल, रिस्पॉन्सिबल पायलट थे। उन्होंने अपनी पूरी मुस्तैदी और अपनी ईमानदारी के साथ काम किया था जिंदगी। आज तक उनके किसी भी रिकॉर्ड पर किसी प्रकार का कोई काला धब्बा नहीं है। और कैप्टन स्लीप कुंद्रा जो है वो भी अच्छे पायलट थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था और उस टाइम जो कमांड थी वो कैप्टन सब्बरवाल के हाथ में थी, ना कि स्लीप कुंद्रा के हाथ में है। तो ऐसे किसी को एलिगेट करना ठीक नहीं होगा। दीपक जी, कैप्टन कबीर मलिक सिविल एविएशन एक्सपर्ट, खुद पायलट हैं। इनका कहना है कि भाई देखिए, जो मेरी बिरादरी, मेरे जो साथी हैं कैप्टन सब्बरवाल, उनके बारे में ये कहना कि उनकी गलती थी, जो अमेरिका के अखबार कह रहे हैं या जो ब्रिटिश मीडिया कह रही है कि कप्तान की गलती थी या पायलट्स की गलती थी, उन पर जो दोष मढ़ा जा रहा है बिल्कुल गलत है। पूरी रिपोर्ट आने दीजिए और अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है तो बोइंग को उसके अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं है, दुनिया भर में जहाज चलते हैं, बोइंग के भी और एयरबस के भी, और ये सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से कैप्टन चाहते हैं कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं दूसरे सवाल पर आऊं जो हमारे दोस्तों ने लिखा। ये बताइए, हिंदुस्तान में अब लोग एयर इंडिया से डर रहे हैं साहब। अब ऐसा नहीं है, मैं तो भाई एयर इंडिया पे भी चलता हूँ, ऐसा नहीं उड़ता हूँ। क्या एयर इंडिया के सेफ्टी नॉर्म्स ठीक हैं मलिक साहब? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको कहूँगा, हमारी कंट्री की मदर एयरलाइन है एयर इंडिया। वो एयर इंडिया है जो जिससे सिंगापुर एयरलाइन ने आज से 20-25 साल पहले ट्रेनिंग ली थी। इसका पूरा बिजनेस शेड्यूल के ऊपर आज भी वर्क करके सिंगापुर एयरलाइन वर्ल्ड की सबसे टॉप 1 एयरलाइन है। और आज भी एयर इंडिया के अंदर सिंगापुर एयरलाइन का 28% का हिस्सेदारी है, अगर आप सबको पता हो। यह वही एयर इंडिया है जो बुरे वक्त में 1990-91 में जब कुवैत युद्ध हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ, उस टाइम में हमारे जो भारतीय कुवैत के अंदर फंसे हुए थे, 1,71,000 लोगों को
498 सॉर्टीज करके वार जोन में एंट्री करके उन लोगों को निकालकर हमारे देश में वापस लाई थी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एयर इंडिया का ऐसी है, तो क्या एयर इंडिया के, चलिए ठीक है, मैं एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा, हम लोग तो जहाज की बात कर रहे थे। क्या एयर इंडिया के पास एयरबस ज्यादा है या बोइंग ज्यादा है? देखिए, कंपैरेटिवली एयर इंडिया जो बेस थी पहले, उसके पास बोइंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। एयर इंडिया ने जब छोटी फ्लाइट स्टार्ट करना शुरू की थी, आपको याद हो 70-80 के दशक में एयर इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाई करती थी, तो उसके लिए जो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट थे वो बोइंग ही सुटेबल थे। तभी इन्होंने महाराजा 747, 777, 737 ये एयरक्राफ्ट खरीदे थे। आपको याद हो 743 भी इन्होंने खरीदा था, एक सीरीज बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट था। 180 सीटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था, वो यूरोप की सॉर्टीज कवर करता था। उसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया थी और टेक्निकल इतना साउंड था। लोग कहते थे, इंजीनियर्स कहते थे कि इसके इंजन इतने सॉलिड हैं, अगर इसका सेल मजबूत हो, इसकी बॉडी मजबूत हो, तो ये इंजन इसको स्पेस में लेके जा सकते हैं। 743 के बारे में बताना चाहूंगा आपके, और बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट हैं थे उस वक्त पे। तो एयर इंडिया के पास जो है पहले जो फ्लीट था, नंबर ऑफ क्वांटिटी सबसे ज्यादा बोइंग की थी। 80s के अंदर एयर इंडिया ने छोटी सॉर्टीज हिंदुस्तान को हर तरीके से कवर करने के लिए और आसपास की कंट्रीज को कवर करने के लिए एयरबस जब आई और उसके टेक्निकल्स, मैनुअल्स और सारी को पढ़ के, सेफ्टी नॉर्म्स को पढ़ के इन्होंने एयरबस को खरीदना शुरू किया और अब इनके पास मिली जुला फ्लीट है एयरबस का और बोइंग का। एक चीज और जानना चाह रहे थे, हिंदुस्तान में जो एयरलाइंस हैं, हालांकि अब तो ज्यादा एयरलाइंस नहीं बची, एक समय में किंगफिशर भी थी और जेट एयरवेज भी बहुत थी, डेक्कन एयरवेज थी, सहारा थी, अब तो मुश्किल से 3-4 एयरलाइंस हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिगो जिसके पास एयरबस बहुत है, या फिर एयर इंडिया जिसके पास एयरबस और बोइंग दोनों हैं, या फिर और स्पाइस जेट है, और भी एयरलाइंस है, सबसे मतलब एक बहुत न्यूट्रल, मैं वो चाह रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए, व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए, मैं किसी कंपनी का पक्ष और विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हम मान के चलें कि सबसे बेहतर सेफेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड किस एयरलाइंस का है जिसका जहाज नहीं गिरा हो? देखिए, अगर इंडिया में देखा जाए तो अभी बेटर, जब अभी तक देखा जाए सबसे बेस्ट एयरलाइन का रिकॉर्ड जो है इंटरनेशनल भी और इंडिया में भी जो है इंडिगो को ही मिला है। अगर आपको पता हो, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन है आज के टाइम में भी, आपको पता है। और क्योंकि इनके पास सारे एयरबस का फ्लीट है, इनके आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी चीजें इमरजेंसी लैंडिंग तो देखो आम बात होना, आम बात है, कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, आप बच गए हो, ये सबसे बड़ी बात है। यही काम एयरक्राफ्ट का और हमारे पायलट्स का काम होता है। लेकिन कोई ऐसा डिजास्टर नहीं हुआ है जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। लेकिन हाँ, सहारा एयरलाइन का अगर याद हो आपको, 2002 या 2003 या 4 में पटना में एक एयरक्राफ्ट गिरा था, एयरबस हुआ करती थी वो, उसका कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको याद हो। लेकिन आज के टाइम में अगर वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट एयरलाइन जो बताई गई है वो इंडिगो को ही बता रहे हैं अभी तक के लिए। जो अभी सबसे बड़ा सेफ्टी एयरबस का जो है इंडिगो। स्पाइस जेट के बारे में कुछ कहेंगे आप? स्पाइस जेट उनकी फ्लीट कैसी है? उनके जहाज कितने नए हैं, पुराने? फ्लीट छोटा है और नए जहाज है इनके पास। और स्पाइस जेट ने कुछ जहाज, जो जेट एयरलाइन होती थी उसके बोइंग जहाज थे, वो इन्होंने अपने में मर्ज कर लिए थे, इनसे खरीद लिए थे लीज के ऊपर लेके। और जेट एयरलाइन अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनकी क्लाइंटें जो मार्केट है इंडिगो से थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छी एयरलाइन है, वो भी कोई बुरी नहीं है। आकाशा भी बहुत बढ़िया कर रही है आजकल, छोटा फ्लीट है, अच्छे रूट्स कर रही है अपना, अभी ग्रोइंग एयरलाइन है। एक चीज कैप्टन, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जैसे एयरलाइंस है, उनके पास अगर यंग फ्लीट, लोग कहते हैं, मैं कई एक्सपर्ट से बात कर रहा था कि जहाजों की जो फ्लीट है, जो बेड़ा है जहाजों का, अगर वो यंग है, जवान है, मतलब 10-15 साल तक का है, तो वो बेहतर है। तो मैं जानना चाह रहा था कि एक जहाज, एक हवाई जहाज, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, उसकी लाइफ क्या होती है, और अल्टीमेट उसका जो यूज है, मतलब बेस्ट यूज कितने साल तक होता है, और इसकी कोई नॉर्म है कि 15 साल, 10 साल? जी जी, देखिए, कोई भी जो जहाज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक पैरामीटर्स हैं कि इतने साल तक इस जहाज की मियाद रहेगी, उम्र रहेगी, वो पहले ही तय की जाती है जिस दिन वो जहाज बनाया जाता है। तो
कोई भी जहाज बनाया जाता है उसकी 20 से 25 साल की मियाद रखी जाती है। उसके कुछ घंटे होते हैं, उन घंटों के हिसाब से ही उसको उड़ाया जाता है। उसके बाद उसको उस जहाज को उस फील्ड से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये चीजें हैं। तो वो जो जहाज है आज के टाइम में मार्केट में, इंडिगो के पास लेटेस्ट जहाज हैं, सारे नए जहाज हैं। ऐसा नहीं है कि एयरबस में भी कोई कमी नहीं थी, एयरबस में भी कभी कमी आई है। आपको याद नहीं, हो एयरबस ने अपना यंगेस्ट, जी हाँ, नियो नियो निकाला था, 320 निकाला था, उसमें भी बहुत कमी आई थी। तो उस जहाज को भी वो फ्यूल बचाने के लिए इन्होंने मार्केट में लेके आए थे। 320 नियो आप पढ़ लीजिए। तो वो जी नियो एयरक्राफ्ट को इनको वापस लेना पड़ा और दूसरे वही सीरीज के दोबारा से जहाज इन्होंने वापस मार्केट में लेके आए थे। तो ऐसा नहीं है कि एयरबस में भी कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन उनके पास कमी थी, उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट किया और अपनी मार्केट अपने साथ गुडविल बचाने के लिए उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उस जहाज को वापस लाया। जो कमियां थी उसको पूरा किया गया। वो एनवायरमेंट जी फ्री के चक्कर में इन्होंने वो जहाज निकाला था। वर्ल्ड ग्रीन पीस की जो नॉर्म्स थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये नियो जहाज बनाया था, जिससे पॉल्यूशन कम हो और फ्यूल एफिशिएंसी कम से कम हो। जी। सबसे मतलब यंग फ्लीट जो जी, है कौन सी हिंदुस्तान की, क्योंकि दुनिया की बात मैं नहीं करना चाह रहा, हिंदुस्तान में कौन सी एयरलाइंस है कैप्टन साहब जिसकी जो फ्लीट है यंग है, जिसके ग्राउंड्स में जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं जो मेंटेनेंस करते हैं वो उसकी बेहतरीन है, मेंटेनेंस बेहतरीन है, जिसके पायलट अच्छे हैं, जो समय पे उड़ता है, सारी जांच पांच होती है, जिसकी सेफ्टी नॉर्म जानती है। अगर मैं पूछूं तो सबसे यंगेस्ट फ्लीट, सबसे मतलब नए जहाज किस एयरलाइंस में हिंदुस्तान में उड़ रहे हैं? देखिए फ्लीट तो जो जितनी एयरलाइंस है, जैसे आपका इंडिगो है, स्पाइस जेट है, आकाशा है, ये अच्छी एयरलाइंस है, नई एयरलाइंस है। 2007 में इंडिगो आई थी, आपको याद हो। फिर आकाशा अभी लेटेस्ट 3-4 साल पहले आई है। स्पाइस जेट भी 2010-11 में आई थी। और सबसे बड़ा फ्लीट जो इंडिगो के पास है एयरबस है। आकाशा के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट हैं, एकदम यंग फ्लीट है उनके पास। और रही बात पायलट्स की, तो मैं कहूंगा पायलट्स तो सारे बहुत बढ़िया हर एयरलाइन के अंदर है। हमारी कम्युनिटी के अंदर जो उनकी ट्रेनिंग्स है वो सेम पैरामीटर्स के ऊपर सभी एयरलाइंस की होती है। सभी सेफ्टी नॉर्म्स को और डीजीसीए की गाइडलाइंस को, वर्ल्ड एविएशन लॉ रूल्स को फॉलो जी करते हैं। तो यंग जो फ्लाइट है वो यंग एयरलाइन हम कह सकते हैं। अभी इस टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन जो है वो आकाशा एयरलाइन चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। बेशक अब उनके पास फ्लीट कम है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। आकाशा के इंडिगो एयरक्राफ्ट अच्छे हैं, फ्लीट अच्छी है। इंडिगो के बारे में कह रहे हैं कि इंडिगो के बारे में एयरबस, इंडिगो के पास सबसे ज़्यादा एयरबस हैं, यंग फ्लीट है उनके पास और सेफ्टी नॉर्म्स भी रखते हैं। एयर इंडिया के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ, एयर इंडिया को आप कैसे आंकते हैं? एयर इंडिया को नहीं, एयर इंडिया के पास मिक्स फ्लीट है। बोइंग और एयरबस दोनों है। इनके पास भी 10 साल 15 साल पुराने एयरक्राफ्ट हैं, जो 20 साल 25 साल पुराने एयरक्राफ्ट से इन्होंने ग्राउंड कर दिए हैं। अब वो किसी काम के नहीं है। आपको याद हो पहले एयरबस 318 होता था इनके पास, इन्होंने उसको रेगुलर फ्लाइंग से कंटिन्यू हटा कर दी। के उसको चार्टर्ड फ्लाइंग के अंदर डाल दिया है। कि आपको 390 भी उन्होंने जो है 19 भी उन्होंने जो है चार्टर्ड फ्लाइंग में डाल दिया। 320 काम कर रहा है इनके पास। बोइंग के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इनके पास काम कर रहे हैं। तो पुराना फ्लीट ये लगभग हटा चुके हैं। जिनकी मियाद होती जाती है तो वो डीजीसी के जो नॉर्म्स है उसके ऊपर होके आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जिनकी कैपेसिटी आज के टाइम में है, चाहे वो एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, आकाशा है, दूसरी और एयरलाइंस हैं, वो जो सीरीज चलने वाली है, जिनकी मियाद है, उम्र है, वो है और वो आज चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ एक सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं जिनके ऊपर उन एयरलाइन को ध्यान देने की बहुत जरूरत है, जिसके अंदर 787 और मैक्स जो था उसके ऊपर वर्क करना इनकी अपनी बोइंग कंपनी को बनता है और उनको करना चाहिए। एक और सवाल जहाज से जुड़ा है, फ्लाइंग से जुड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में खासकर जो पिलग्रिमेज वगैरह होती है, धार्मिक यात्राएं वगैरह होती, वहाँ पर हेलीकॉप्टर आए दिन गिर रहे हैं। मतलब हर महीने कोई हेलीकॉप्टर जो है वो देहरादून के पास, केदारनाथ के पास, इधर वो गिर जाता है। इसकी क्या वजह है और इसमें जो हमारे दोस्त हैं, जो लोग देख रहे हैं, क्या एहतियात बरतते हैं? किस तरह से हमें पता लगे कि ये हेलीकॉप्टर सेफ है या इसका पायलट जो है हमें सेफ्टी के साथ ले जाएगा, और ये जहाज क्यों गिर रहे हैं, उसमें कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए कुछ एक चीजें बड़े ध्यानपूर्वक देने वाली बातें हैं हमारे सिविल मिनिस्ट्री को, लोकल स्टेट मिनिस्ट्री को और हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे सीएम साहब को इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर मिनिस्टर, हर ऑफिसर हर फ्लाइट पे हर जगह नहीं खड़ा हो सकता है।
लेकिन इनके जो नॉर्म्स हैं उनको कुछ चीजों को नजरअंदाज किया जाता है। अभी जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर हमारा गिरा था, आपको याद हो, केदारनाथ में 15 जून को उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की फ्लाइट करके। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकली क्या फ्लाइट टाइमिंग्स क्या होती हैं, हेलीकॉप्टर किस टाइम पे शॉर्टेज होती है और किस टाइम पे इसको ग्राउंड कर देना चाहिए, उतार देना चाहिए अपने बेस के ऊपर। ये सिंपल रूल है डीजीसीए का, फ्लाइंग का, कि सूर्य उदय होने के आधे घंटे के बाद आप फ्लाइट टेक ऑफ कर सकते हैं और सूर्य उदय होने से आधा घंटा पहले आपको अपना हेलीकॉप्टर जो है सर्विस से लाके बंद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस दिन नोटिस करें, उस दिन सूर्य उदय जो हुआ था वो 5:23 पे हुआ था और जो पहली सॉर्टी बनती है वो लगभग बनती थी 5:53 पे, ये कह लीजिए लगभग 6 बजे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर 5:07 पे केदारनाथ पहुंच गया और वहां से 5:05 या 7 पे पहुंच गया था और सॉर्टी कंप्लीट करके वो 5:20 पे वापस आ रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। तो उसमें क्या हुआ, वेदर क्लियर नहीं था उस टाइम, उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया और वेदर क्लियर ना होने की वजह से जब वेदर गड़बड़ हुआ तो हेलीकॉप्टर जो है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जब इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और जिस पॉइंट पर लॉन्ग एटीट्यूड लैटिट्यूड पर वो था उस वक्त पर, वो डिक्लाइन पोजीशन पर बना हुआ था और नीचे जो है कोहरा इतना घना था कि उनको फ्लैट जगह नजर ही नहीं आई कि कहाँ पर लैंड करना है। तो लैंड करते हुए वो जहाज जो है, हेलीकॉप्टर जो है पेड़ से टकराया और रोल ऑन करता हुआ गया, उसमें आग लग गई और ब्लास्ट हो गया, सभी लोग मर गए। तो इसमें क्या हुआ, नजरअंदाज किसने किया? पायलट ने किया, उस कंपनी ने किया। क्यों इतने प्रेशर में ये लोग फ्लाइंग कर रहे हैं? आप एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अपनी मानसिकता तय करके जाएं कि हमें वहां के वातावरण को, वहां पे रहकर, उस माहौल में रहकर उसको समझना चाहिए। वहां पर हेलीकॉप्टर की बजाय पैदल जाएं, घूमें। और जो लोग ये सुविधाएं जो स्टार्ट करी गई हैं, ये बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए स्टार्ट की गई है, या कोई आदमी बीमार है जिसकी मान लीजिए इच्छा है जी मैं जाना चाहता हूँ और कैपेबल नहीं है जाने को बेचारा, ये उनके लिए सुविधा है। आप जनरल पब्लिक भी मान लीजिए भाई मेरे पास तो पैसा है, मैं तो जाऊंगा, मैं अप्रोच लगवाऊंगा, मैं ब्लैक में खरीदूंगा, 7,000 की टिकट 70,000 में खरीदूंगा। तो ये चीजें जो है प्रेशर क्रिएट करती हैं, जो नॉर्म्स को ब्रेक करती हैं, ये टेम्पटेशन क्रिएट करती हैं एयरलाइंस को। इनको भी फिर वो लगता है भाई आप अफसर है, कमा लो, 1 साल बाद फिर आएगा, फिर का फिर देखा जाएगा। तो इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है आज के टाइम में दीपक जी। और जब तक इन चीजों के ऊपर सख्ताई से कदम नहीं उठाया जाएगा तो हम जानों को ऐसी गंवाते जाएंगे, पैसे को ऐसी बर्बाद करते जाएंगे, किसी मशीनरी का टूटना, लोगों का मरना, ये हमारी नेशनल वेस्टेज है, इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा झटका है। बड़ी बात कैप्टन साहब ने की। कैप्टन साहब ने कहा कि सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने से पहले, सूरज ढलने के बाद कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। लेकिन केदारनाथ में जो घटना हुई वहां पर इन नियमों का उल्लंघन हुआ और अगर नियम का उल्लंघन आप फ्लाइंग का कर रहे हैं तो फिर हादसा है ये आपका इंतजार करेगा। जितनी भी गड़बड़ियां हुई इसलिए हुई क्योंकि हेलीकॉप्टर की कंपनियां अपना धंधा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सॉर्टी का मतलब उड़ान भरती हैं, ट्रिप्स करती हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर बैठे। ये एकदम गलत है और इसकी वजह से हर महीने ऑन एन एवरेज उत्तराखंड में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। इस पर सख्ती करनी चाहिए। एक और बात इन्होंने कही कि हिंदुस्तान में जो यंगेस्ट फ्लीट है वो इंडिगो के पास है, आकाशा के पास है, लेकिन जहां तक मेंटेनेंस की बात है तो एयर इंडिया इतना पीछे नहीं है। मैं एयर इंडिया का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एयर इंडिया भी सबसे पुरानी एयरलाइंस हिंदुस्तान की है और कहीं ना कहीं सिंगापुर एयरलाइंस को खड़ा करने में एयर इंडिया का बड़ा रोल था। लेकिन कुछ बातें और निकल के सामने आ रही हैं कि एयरबस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फ्रांस की कंपनी का एयरबस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसका पिछले 10-15 सालों में, जो कैप्टन साहब कह रहे हैं, कोई जहाज का मेजर क्रैश नहीं है, जबकि कई क्रैश बोइंग के हुए। बोइंग के यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स को उतना रखा नहीं जा रहा। प्रॉफिट पर कंपनी जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है, फ्यूल कंजम्पशन पर टारगेट कर रही है, जिसका विरोध वहां के इंजीनियर्स ने किया। इंजीनियर्स बकायदा कोर्ट में गए, उन्होंने कहा बोइंग से कि भाई आप थोड़ा सा सेफ्टी नॉर्म्स को आप इम्प्रूव करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम हवाई सफर करें, अगर हमें एयरबस की अगर फ्लाइट मिल रही तो उसको ले लें। बोइंग भी मुझे लगता है कि कैप्टन साहब ऐसा तो है नहीं कि हर चौथी फ्लाइट गिर रही है भाई, तो अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेवल है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहूंगा। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूंगा, रिकरेक्ट करना चाहूंगा आपकी थोड़ी सी चीज को। आप भाषा में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी फ्लाइट बुक करते हैं, चाहे वो बोइंग की है चाहे एयरबस की है, तो आपकी टिकट के ऊपर उस प्लेन का जो मेक मॉडल लिखा होता है।
तो आज के टाइम में इंटरनेट की इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि आप विद इन ए सेकंड पता लगा सकते हैं कि ये जहाज कितना पुराना है, कौन सी कंपनी का है, इसका कितनी बार मेंटेनेंस हो चुका है, कितनी बार इसकी रिपेयर हो चुकी है। तो इन चीजों को चेक करने के लिए आपके पास बड़ा अच्छा साधन है आपका मोबाइल फोन। गूगल पे जाइए, टिकट के कॉर्नर पे लिखे हुए बोइंग सीरीज को देखिए, उसके वीटी नंबर पे जाइए, वीटी नंबर से उसकी लॉगबुक को कैच कीजिए, और अगर आपको लगता है वो सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो आप उसमें फ्लाइंग कीजिए, चाहे वो बोइंग है चाहे एयरबस है, इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं है। 100%। तो ऐसा ऐसा हमें डर बनाना, अपने आप को क्रिएट करना, ये चीज ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ। मलिक साहब ने थोड़ा संशोधन किया, उन्होंने कहा कि जब भी आप टिकट लें, टिकट पर वीटी नंबर यानी रजिस्ट्रेशन लिखा एयरक्राफ्ट का, आप उसको इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं कि जहाज कितना पुराना है, और ये भी आप मॉडल भी चेक कर सकते हैं, मॉडल कितना सेफ है। जैसे 737 मैक्स, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां थी, तो आप जहाज को चेक कर सकते हैं, उसकी आप एयर वर्दीनेस चेक कर सकते हैं, और आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर जहाज ठीक है, एयरलाइंस अच्छी है, तो 100% हवाई सफर सेफ है। हादसे होते रहते हैं, और ये जो हादसा हुआ, मुझे लगता है जैसा कि कैप्टन साहब कह रहे हैं, इसकी गहराई से भी जांच होनी बाकी है। सिर्फ पायलट को दोष देना ये सही नहीं। कैप्टन साहब, बहुत सी जानकारियां आज आपने दे दी, आंखें खोली आपने, और जिस तरह से खोलकर बात की, मैं एक जरूर तारीफ करूंगा कि ज्यादातर पायलट, एविएशन एक्सपर्ट, वो सच नहीं बोलते, क्योंकि कंपनी का प्रेशर, कॉर्पोरेट का प्रेशर, बोइंग का प्रेशर, एयरबस का प्रेशर, ये सब रहता है। लेकिन आप खुलकर कैप्टन साहब बोले, इसलिए आपको भी सैल्यूट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।